पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में हम पहुंच रहे हैं और जान रहे हैं उस लोकसभा क्षेत्र में क्या है विकास की रफ्तार, क्या है जनता के मुद्दे। और आज हम मौजूद हैं संस्कार धानी जबलपुर में। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं और एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं। आदिवासियों को लगातार साधने की कोशिश हो रही है। संस्कार धानी के क्या मुद्दे हैं और किन बात को ध्यान में रखकर 19 अप्रैल को जनता मतदान केंद्र तक पहुंचेगी, ये विस्तार से आपको बताएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नर्मदा नदी के किनारे पर बसा जबलपुर शहर विंध्य पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसे प्रदेश की संस्कार धानी भी कहा जाता है। यहाँ के संगमरमर की पहाड़ियाँ और नर्मदा से बहते धुआंधार झरने पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और जितनी प्रसिद्ध यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, उतनी ही खास यहाँ की राजनीति भी है। आजादी के बाद से ही ये सीट लगातार कांग्रेस की वफादार बनी हुई थी, लेकिन 1996 के बाद से इस सीट पर सिर्फ कमल ही खिल रहा है। और इस बार के 24 के रण में दोनों ही प्रमुख दलों ने नए चेहरों पर दाव लगाया है। एक तरफ बीजेपी ने आशीष दुबे को मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। समय कम है, काम बहुत है, क्षेत्र बड़ा है, पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि पार्टी ने बहुत गहन अध्ययन करके और इतने लंबे समय के अंतराल के बाद यदि हम मुझे चिन्हित किया है तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। उस भरोसे पर मुझे खरा उतरना है। जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, केंद्र में हमारी सरकार बनी है। 4 बार से यहाँ सांसद के रूप में राकेश सिंह को आपने जिताया है, जनता ने यहाँ से जिताया है। तो विकास की एक नई धारा यहाँ से निकली है, उस धारा को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से जबलपुर को एक विकसित और एक सुसज्जित महानगर बनाने का हमारा संकल्प है। जबलपुर लोकसभा सीट पिछले 28 सालों से बीजेपी के खेमे में है और सबसे खास बात यह है कि जबलपुर महाकौशल की राजनीति का एपिसेंटर माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहीं से 24 के चुनाव प्रचार का आगाज किया। जबलपुर महाकौशल की सभी सीटों पर प्रभाव रखता है, जिसमें एक दल बीजेपी अपना गढ़ बचाने के लिए और दूसरा दल कांग्रेस ये गढ़ छीनने के लिए 24 के रण में आमने सामने रहेंगे। लेकिन सबसे अहम है यहाँ की जनता, जिसने कभी भी धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने आशीष दुबे पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश यादव को मैदान में उतारा है। अब जनता किस पर भरोसा जताती है तो नतीजे बताएंगे। स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। विधायक जी हैं अभिलाष पांडे भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी बातचीत होगी कि विधायक जी ने कितना काम किया भाई 3 महीने में। कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक हैं विनय सक्सेना, उनसे भी बातचीत करेंगे। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी मेरी। सबसे पहले आपके पास ही आऊंगे अभिलाष पांडे जी, विधायक हैं आप। अभी बात पहले आपके लोकसभा क्षेत्र की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आशीष दुबे को तो मैदान में उतार दिया है, लेकिन मोदी की गारंटी के अलावा जबलपुर का क्या मुद्दा है जिस पर आप लोगों को विश्वास है कि जनता आप लोगों पर ही मोहर लगाएगी, आशीष दुबे को ही जिताएगी? क्या ऐसा कॉन्फिडेंट है? मोदी की गारंटी के अलावा बताइएगा, आप लोगों ने यहाँ की जनता के लिए क्या काम किया है? देखिए, जबलपुर, सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि अभी हाल ही में ये भोपाल के अंदर इसका उद्घाटन हुआ और बहुत जल्दी ये समाज के बीच में अपना स्थान बना रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है। जबलपुर संस्कार धानी में भी लोकसभा की दृष्टि से हमारे जो सांसद रहे, उन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए हैं। आप देख रहे होंगे, आते समय आपको एक फ्लाईओवर दिखा होगा। ये बड़ा फ्लाईओवर भी हमारे सांसद की देन है। हमने एयरपोर्ट 350 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप हुआ है। 460 करोड़ रुपए की लागत से हम नया रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में बनाई जा रही है। इसी तरह से जबलपुर में एक जूलॉजिकल पार्क बन रहा है, जो देश का पहला पार्क है। साथ ही आईटी पार्क बनाने का काम हमने किया है। इसके साथ साथ नर्मदा फ्रंट रिवर की हम बात कर रहे हैं, वो भी हम जल्द बनाने वाले हैं। साथ ही जबलपुर के विकास के लिए हमारी मंशा ये है कि जबलपुर में रोजगार की दृष्टि से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नए तरीके से औद्योगिक विकास भी जबलपुर का और अच्छे से होना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इनके टी शर्ट में थोड़ा
गौर फरमाइए, कैमरामैन फोकस करो। ये देखिए लिखा है नमो हैट्रिक्स, ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है अभिलाष जी? देखिए, ये अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर हम इसलिए निकले हैं कि हमने वो काम कर कर दिखाया है जो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद आज तक नहीं किया। 10 साल के अंदर विकास का मॉडल यदि देश के अंदर खड़ा हुआ है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 10 साल में हमने वो तरीके से काम किए जिस काम को करने के लिए लोग वर्षों से जिस बात का इंतजार कर रहे थे। आज विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू भारत के पास है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर। विश्व की सबसे बड़ी टनल भारत के पास है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने, 18वीं अर्थव्यवस्था से हमने उठाया था। इन 10 सालों में हम आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सभी के विकास और डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना काम कर दिया। अभिलाष पांडे कह रहे हैं कि हम तो पूरे कॉन्फिडेंस हैं। इनकी बातों से तो लग रहा है जबलपुर लोकसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर मिलने वाली है। वैसे भी 28 सालों से गढ़ बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब आप बताइए, कांग्रेस के क्या ऐसे मुद्दे होंगे सर जो भारतीय जनता पार्टी के आगे कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक बनने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी वो कहीं ज़मीन पे है नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ठीक है, और कह रहे हैं कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। विश्व की 5वीं नहीं, तुम पहले बन जाओ। इस देश के युवाओं के पास क्या है, इस देश के महिलाओं को क्या मिला, इस देश के युवाओं को क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है। महंगाई कम हुई क्या, लेकिन गारंटी आ गई। पहले जुमले हुआ करते थे, पहले वादे हुए करते थे, पहले घोषणाएं हुआ करती थी। अब उनने का इस सब तो जनता समझ गई ना, अच्छे दिन आए ना, 2 करोड़ के हमने रोजगार दिए। तो इस बार शब्द बदल दो। मुझे लगता विश्व के सबसे बड़ी झूठ बोलने वाला अगर व्यक्तित्व कभी आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। और लोग क्या कहेंगे, विश्व में ना इसके पहले, ना आज और ना कभी जिंदगी में इससे बड़ा झूठ बोलने वाला नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं सम्मान करता हूं उनका। लेकिन आप बताइए, 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, इस देश का युवा, इस देश का गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। ये सही कहते थे कि मैं फकीर हूं, झोला लेके चल दूंगा, और इन्होंने साबित कर दिया। 130 करोड़ की आबादी के इस देश में 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। वो देश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और अभी इन्होंने बड़ी विकास की बात करी। मैं वर्तमान विधायक जी से कहना चाहता हूं, अभी इनका एक पर्चा बट रहा है। गारंटी से कहता हूं राजनीति छोड़ दूंगा या ये छोड़ दें, गारंटी चुनौती ले लें मुझसे। सुनिए मेरी बात, इनके जो पर्चे छपे हैं, जितने भूमि पूजन हो गए, उसके अभी प्रस्ताव भी पास नहीं हुए सरकार से। मुख्यमंत्री जी भी झूठ बोल रहे हैं, 50 करोड़ रुपए दे दिए। और मैं कहता हूं चुनौती स्वीकार के करें। कल ही आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मैं इनके पूरे जो इन्होंने भूमि पूजन करे, एक मैं था। आज अगर मैं कहता था, रातों रात सड़कें बन गई, पूरे विधानसभा के लोग जानते हैं। अब आप सुनिए, ये कहते हैं विकास की बात, और अगर भाजपा को तकलीफ हो रही तो एक भी नहीं बोल पाएंगे। और सुनिए, विकास का एक और पैमाना तय हुआ है। एक बात मैं एक मिनट शांत रहिए, मुझे भी सुन लेने दीजिए क्या बोल रहे हैं। एक बात बताइए, आप एक मिनट मुझे मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, कोई प्लानिंग नहीं है, भूमि पूजन उन चीजों का हो गया जिनका प्रस्ताव ही पास नहीं है। कांग्रेस एक घोषणा लेकर आ रही है, महिलाओं को 8,000 रुपए आप लोग महीना देने की बात कर रहे हैं। जो आपके यहाँ के लोकसभा के कैंडिडेट हैं दिनेश यादव, वो घर घर जाके 10 रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारा अकाउंट सीज हो गया। जब चुनाव ही आपके कैंडिडेट नहीं लड़ पा रहे हैं तो कहीं ये भी तो जुमला नहीं है जो आप जनता को दे रहे हैं? ये महिलाओं से जुमला आप लोग तो नहीं कर रहे हैं? ये जुमला इसलिए नहीं है, ये जुमलेबाजी, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो और साबित कर दो। ये किसके लिए कहा जाता है, किसकी पाठशाला में सिखाया जाता है? एक और बहुत बड़ा झूठ बोलो, अभी ये लोग वहां चिल्ला रहे, विनय भाई झूठ बोल रहे। मैं गारंटी से कहता हूं, जिस विकास कार्य को मैंने किया और जो मेरे बोर्ड लगे थे, उनके ऊपर भाजपा के लोगों ने अपना नाम लिख दिया, पैदा भी नहीं हुआ। ये हालत है इनकी, ये इनकी हालात है इनका। ये बेकार की बातें ना करें, आप विषय की बात करें। सुनिए, आपको मैं बताता हूं, अब इनकी हकीकत मैं बताता हूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरी टिप्पणी करने की आदत नहीं है। एक मिनट, मैं बहुत मर्यादित होकर पॉलिटिक्स करता हूं, मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आदत नहीं। ये इनके करके ये बात ना करें। चिल्फी जैसी रोड बना देते हो रात भर में, वो सुबह उखड़ जाती है, ये काम आपने किया। जैसे स्थान पे, सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसे स्थान के अंदर
आप सिर्फ बोर्ड लगाने का ही काम किया, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, जो विनय भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है, एक मिनट आप ऐसे आके बात करें। विनय भाई ने जो बात कही है उस बात पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमने काम किया है हम आपको दावे के साथ कहते हैं। हम जबलपुर शहर में, मुझे 1 महीने बना, विधायक बने, मैं 3 जनवरी को मुख्यमंत्री जी को लेकर आया। इस जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका फ्लाईओवर, वो ITI से दीनदयाल तक, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हम उसको बनाने जा रहे हैं। इस शहर के अंदर एक इतनी बड़ी ट्रैफिक की समस्या थी, हम रोपवे लेकर आ रहे हैं, जो देश का पहला दूसरा ऐसा शहर होगा जिसमें सिविक सेंटर से लेकर मालवीय चौक, लाडगंज, बड़ा फुहारा, निवाड़गंज और बलदेव बाग तक, और उसको कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब आप उसको कहें कि वो तो पारित ही नहीं हुआ। दूसरी बात, जब मैंने जो भूमि पूजन किए, हम आपको कह रहे हैं ना कि हम उसकी सड़क भी बनाएंगे, नाली भी बनाएंगे, लोगों के लिए अच्छी रोड भी बनाएंगे। 6 करोड़ रुपए की लागत का अभी टेंडर हमने निकलवाया है। साथ में मंडी के सामने की हम रोड बनाने जा रहे हैं, 16 नए उद्यान बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तब मैं उस समय सोशल मीडिया तो नहीं देखा, चुनाव के बाद भी कई बार देखा कि विनय भाई हमेशा इस बात को कहते हैं कि यदि ये ऐसा हो जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे भाई, राजनीति क्यों छोड़ रहे हो? समाज के अंदर संघर्ष करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखिए जनता से ही पूछेंगे। मैं जनता के पास आती हूँ, फिर हम वरिष्ठ पत्रकार से भी समझने की कोशिश करेंगे। जनता बताएगी, महिला से पूछेंगे। क्या आप लोग बताइए, क्या हुआ है जबलपुर में काम धाम? बैठ के ही बताइए आराम से। जबलपुर में काम धाम बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसा कोई काम समझ नहीं आता है कि उसकी प्रोग्रेस दिख रही हो। काम तो चल रहे हैं लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि जबलपुर में उद्योग कुछ नए लेकर आए, जो भी सरकार आए नए उद्योग लेके आए, जिसमें बच्चे जो बाहर जा रहे हैं जबलपुर के, और बुजुर्ग लोग जो बचे हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो बच्चे बाहर ना जाए, उनके साथ में रहें। ठीक है, वहां से अभिलाष पांडे जी कह रहे हैं उद्योग आएंगे, उद्योग आएंगे। आप बताइए आपकी क्या समस्या है? और एक चीज और, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अभी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं को तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये भी बताइएगा। और महिलाओं के लिए कितना काम जबलपुर में हो रहा है, ये भी बताइएगा। देखिए, हम तो केवल बात करेंगे विकास की। विकास होना चाहिए। एयरपोर्ट बन गया और एयर फ्लाइट बहुत कम है, जिससे आना जाना हो रहा है। बाकी हमें कोई कमेंट किसी चीज़ पर नहीं करना, क्योंकि हम अपने आप में इतने समर्थ हैं कि हमारे को महिलाओं का कितना विकास हो रहा है, कितना नहीं, उसका हमें बहुत आइडिया नहीं है। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि वोट सभी लोग दें, कृपया वोट सभी लोग दें, जिसको भी। और विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है, विकास हो रहा है। हाँ, 14 से विकास है, ये तो है कि 14 से विकास हो रहा है। तो देखिए, लोगों से बातचीत हमारी लगातार जारी रहेगी। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी है, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि उनके भी सवाल हो सकते हैं। पूछिए, आपको क्या पूछना है? माननीय विनय जी को मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहूँगा, यदि इन्होंने इतना काम किया जिसको गिनवा रहे हैं, तो इनको इतना हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? अगर जनता के बीच में आप रह के काम करेंगे तो आपको जनता आशीर्वाद देगी। और इनकी जो सरकार पहले गई है, जिसको आज गढ़ भाजपा बता रहे, सड़क बिजली पानी पे ही तो इनकी सरकार गई है, जो आज तक ये नहीं कर पाए। ये सिर्फ जनता को ये जुमलेबाजी बोलते हैं। हम लोग काम करने पे, कभी भी भाजपा जो है अपना घोषणा पत्र नहीं बनाती, भाजपा अपना दृष्टि पत्र बनाती। और दृष्टि पत्र जो होता है वो जिन कार्यों को हम करने की दृष्टि रखते हैं, जो हमारा विजन होता है, उसको हम घोषित करते हैं। और उसी की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, उसी की गारंटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, और वही गारंटी हमारे विधायक जी दे रहे हैं। ये काम आपको हम करके दिखाएंगे। तो देखिए, मैं जनता से भी बात करूंगी, लेकिन युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके पास भी आऊंगी। चलिए, पहले आप ही को मौका दे देती हूँ, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। 28 वर्षों से इनका सांसद था, 28 वर्षों का से भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने विद्यालय बना दिए, कितने स्कूल खोल दिए, कितने हॉस्पिटल खोल दिए, वो गिनाए ना। इनने एयरपोर्ट बना दिया, वो भी अडानी बंधु को दे देंगे किराए से। ठीक है, जैसे रेलवे में प्लेटफार्म में 20 रुपए का 50 रुपए लगने लगा, तो वहाँ भी ऐसे ही होगा। ये सिर्फ केवल और 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का इन्होंने माफ़ किया है। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करते, और किसानों को 750 किसान खत्म हो गए आंदोलन में, उनको दफन किया गया। और ये मोदी तो आप लोग जो देखिए, आप लोग सवाल या दिमाग में बिठाते जाइए या नोट करते जाइए। मैं आ रही हूँ आप लोग के पास 1-2 सवाल लेकर। ठीक है, मैं आप गारंटी की बात की जाती है, परंतु मोदी गारंटी तो वो भी थी कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 सब पहलू पर बात होगी उनसे। देखिए, जो बात सब कर रहे हैं, कुछ आप अलग बोलिए। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, 1 मिनट, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। 10 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया? ये
हाँ जल्दी बोलना, जल्दी। भैया ने जैसा कहा दृष्टि पत्र होता है, अगर सर्वनाश का नाम विकास रख दिया जाए तो वो विकास नहीं होता है। आज जबलपुर से रीवा आगे निकल चुका है, मध्य प्रदेश के टॉप 5 राज्यों में जबलपुर है। आज क्यों जबलपुर की तुलना इंदौर और भोपाल से क्यों नहीं होती है? आज जबलपुर पार्टी से हो क्या? पार्टी से है, कोई पार्टी से हो? पार्टी से है, परंतु मैं बात जनता की कर रहा हूँ। आज जबलपुर के युवा अच्छा सुनो, क्यों पढ़ाई करने इंदौर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है। 6 मार्च की घटना है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने सुबह 8 बजे कह दिया कि कल बच्चों का पेपर है, परंतु विश्वविद्यालय बाद में कहता है, अगले दिन जब पेपर की डेट आई सुबह 8 बजे बोलता है कि हम तो पेपर बनाना भूल गए। किस प्रकार से युवाओं का भविष्य असुरक्षित है, आप समझते? ठीक है, सब विषय पर बात होगी, तैयार रखिए आप लोग अपने जवाब। मैडम ये छोटी सी कोई गलती, इसको एक बात पकड़ लेते हैं, ये बोल रहे बाहर जाने की बात करते हैं। आप जबलपुर के आसपास के पूरे लोग, जबलपुर के आगे पड़े सबसे ज्यादा हॉस्टल यहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा हॉस्टल यहाँ पे है। अगर ये आप ये बात करें, एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स पहले 1956 में केवल 1 एम्स था, आज 25 एम्स हो गए, 19 बन चुके हैं, 6 बनने वाले हैं। अगर IIM की बात करें, 11 IIM थे, आज के डेट में 20 हो गए। अब आप सुन लीजिए ना, 13 IIT थे पहले, आज के डेट में 20 IIT हो गई। कौन ने बनाया ये? तो आप बताइए ना, 21,000 किलोमीटर की। तो चलिए, जबलपुर के विषय में लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। जबलपुर का एक मुद्दा नहीं, 10 मुद्दे हैं यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, और हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी काम नहीं कर रही। आप ये तो सोचिए कि कहीं मोदी की गारंटी इतनी तो काम नहीं करी कि कांग्रेस का खेमा भारतीय जनता पार्टी में जाता जा रहा है। आप लोग बचा नहीं पा रहे अपने नेता को, ये भी एक गारंटी है, बताइए। मैं बीजेपी से हूँ मैडम। अच्छा, तो आप, मेरे को लगा ये कांग्रेस की साइड है, भारतीय जनता पार्टी। मैं कांग्रेस वालों से सवाल लेना चाहूंगी, कांग्रेस वालों से सवाल रहेगा। आप लोग मोदी की गारंटी जुमला है, ये सब आप लोग कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा आप लोग को नहीं लगता कि यही मोदी की गारंटी की वजह से आपके नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं? मोदी जी की गारंटी जाए बाद में, पहले मैं क्षेत्रीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि जबलपुर शहर में सरकारी संस्थाएं आएंगी, खमरिया 506 GCF व्हीकल, वो उनको कब भरने का काम करेंगे? 10 साल से बताइएगा। ठीक है, विधायक जी ठीक है, अब बताइए विधायक जी, जवाब दे दीजिए। पहले आप जिन जिन पहलुओं पर इन्होंने आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि कांग्रेस शिक्षा की बात करती है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। जबलपुर शहर में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबलपुर एजुकेशन हब है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन करने का काम किया है। जो स्कूल्स बहुत ऐसे थे कि जो मिडिल स्कूल थे, उनको हायर करने का काम किया है। हायर स्कूल को साथ ही हमने, आपको मैं एक बात और, भैया सुन तो लो, हमने CM राइज स्कूल खोले, और मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर मध्य विधानसभा की जनता के, कि जिस CM राइज स्कूल के लिए लोग तरसते थे, सिर्फ एक विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ही मैंने CM राइज स्कूल ला कर दिया है, और वो तमरहाई डाइस कोड पे आगामी समय में बनेगा भी। इसके साथ ही शिक्षा के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता पे हम काम कर रहे हैं। हम स्मार्ट क्लासेस पे काम कर रहे हैं, हम स्मार्ट टीचर्स पे काम कर रहे हैं। हम साथ ही शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी जो बात हो रही है, ये निश्चित तौर पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैं कोई कहने में मेरे वो नहीं है कि जबलपुर शहर में औद्योगिक विकास जिस स्तर का होना चाहिए, वो आगामी समय में उसके होने की संभावनाएं हम तलाश रहे हैं, और आगामी समय में उसको करेंगे। तो ठीक है, देखिए युवा विधायक है और कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी, और इनसे कुछ दिन बाद फिर पूछेंगे कि आपने मंच से ही कहा था कि हम काम करेंगे। अगर ये काम नहीं करते हैं तो अभिलाष जी फिर आऊंगे आपके पास। सक्सेना जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, मैं आपके कार्यकर्ताओं से भी पूछ रही थी, हम देख रहे हैं विपक्ष धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, तो सवाल उठाना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, कहाँ नाराजगी है, क्यों नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं? जैसे जैसे हम देख रहे हैं प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है, वैसे नेताओं में नाराजगी की गर्मी इतनी बढ़ जा रही है, कहीं लोकसभा चुनाव तक खेमा और खाली तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बहुत परिवर्तन हिंदुस्तान में आया है, इसलिए कहा जाता है कि संविधान कमजोर हो रहा है। सिर्फ नेता नहीं जा रहे, जजेस जा रहे हैं, पत्रकार जा रहे हैं, कार्यपालिका के अधिकारी रिटायर हो के भाजपा में जा रहे हैं। आखिर क्या डर बना दिया ईडी का, क्या डर बना दिया CBI का? या तो हमारी पार्टी में आओ और या जेल की तैयारी करो, और भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाओ, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल धुला के साफ होके आ जाओ। 141 नेताओं की लिस्ट थी, अजीत पवार, हमारे विश्वा साहब, हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब, ऐसे जो 70,000, माननीय मोदी ने बंबई में कहा था, अमित शाह जी ने कहा 70,000 करोड़ का घपला करने वाला अजीत पवार
जेल में भेजा जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं देश में, जेल में कब जाएगा। और मैं जबलपुर की बात करना चाहता हूँ, बड़ी विकास की बातें हो रही, सुनिए। अब अगर आप बोल लेंगे तो वहां से अगर बोलना शुरू हुआ तो तकलीफ में आ जाओ। मैं आपसे बड़ी इनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, तो ठीक है अपन आइए आइए विनय जी देखिए, आप एक वरिष्ठ नेता है, आप एक वरिष्ठ नेता है सर, कोई बात नहीं सर, उनको चिल्लाने दीजिए। आप यहाँ पर, मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ ना, ऐसा आप नहीं करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर नारे लगने शुरू हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और आप लोग बैठ जाइए ना, डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए, 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 डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। ऐसे में कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा ना सर, ऐसे में कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए आप तो बैठ जाइए। हाँ, हमेशा आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ रहा हूं। देखो, शहर के मुद्दे हैं, शहर हित के मुद्दों पे चर्चा हो रही। एक और गंभीर मुद्दा मैं कहना चाहता हूं, जहां से मुख्यमंत्री जी आते, 2 नंबर पुल रेलवे का, जिसमें अंडरब्रिज बनना है। बड़ी बड़ी बातें विधायक जी कर रहे हैं, शहर में इनकी सरकार भी है, प्रदेश में भी। मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस जाते हैं, उसका अंडरब्रिज पिछले साल भर से नगर निगम और रेलवे के झगड़े फंसा है कि पैसा कौन देगा। ये इनके विकास के झूठे वादे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जबलपुर एयरपोर्ट, बोलते साहब जबलपुर एयरपोर्ट बन गया, कांग्रेस ने 60-70 साल ये कहते साहब कुछ नहीं हुआ। अरे बच्चा बड़ा होता है, जब हिंदुस्तान जब आजाद हुआ सुई नहीं बनती थी। हमने धीरे धीरे करके जबलपुर का एक भी अस्पताल, स्टेशन, पुराने जितने फ्लाईओवर हैं, ये किसने बनाए। और अभी आप बोल रहे थे, मैं इनको याद दिलाता हूँ, शास्त्री ब्रिज का फ्लाईओवर कांग्रेस की कैबिनेट से पास हुआ। इनमें हिम्मत हो तो उसको स्वीकृत कराएं, उसका पैसा दिलवाएं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, दमोनाका से लेके करमेता की जिस फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, सक्सेना जी एक मिनट, सक्सेना जी आप इतना काम कर रहे थे, जनता किस बात से नाराज हुई आपको लगता है? एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं भाजपा की उस बात का जवाब दे दूं, वही प्रश्न आप भी कर रहे हैं। ये कह रहे थे, अगर नहीं, उन्होंने कहा कि आपने इतना काम किया तो आप चुनाव कैसे हार गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभिलाष पांडे तो 15 दिन पहले आए थे, अगर उनने कौन सा काम किया था जो जीत गए। जीत और हार का इससे कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और ये जो देखिए, जनता में खोटा सिक्का भी चल जाता है, और सुनिए देश में सरकार भी झूठी चल जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर ये इतनी बात, मैं इनसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। मैं बहुत देर तक आपको माइक दी सर, लेकिन मेरा आपसे मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। आपके अपने लगातार क्यों छोड़ रहे हैं, ये सवाल मैंने आपसे किया था, आप इसका जवाब नहीं दिया, आपने पूरी बात बता दी। विधायक क्यों छोड़ रहे हैं सुनिए, केजरीवाल के बहुत सारे मंत्री जेल में हैं, क्यों हैं आप भी देख रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो, तो अजीत पवार ने क्या किया, विश्वा ने क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये देश में इस समय इतनी अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, और कांग्रेस में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके स्वार्थ थे। अगर वो कांग्रेस छोड़ दिए तो भी हिंदुस्तान की, हमारी पार्टी में मोबाइल रिंग देके फर्जी नहीं बनते। एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं चैतन्य भट्ट है वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी रिएक्शन ले लेती हूँ। सर, जबलपुर में लंबे वक्त से आप पत्रकारिता जगत में एक्टिव रहे हैं और साथ ही आप राजनीति को बखूबी समझते हैं। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और आपने सबको सुना। आपको क्या लग रहा है, अगर मैं इस लोकसभा क्षेत्र में समझूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है या कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, और ये आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होती है आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो दोनों जो सज्जन हैं पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं। मैं एक जनरल व्यक्ति के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जबलपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। आप किसी भी घर में अगर चले जाएंगे तो आपको बूढ़े और रिटायर्ड लोग मिलेंगे, और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पिछले 20 वर्षों से या 25 वर्षों से और भी सरकारें रही हैं, कभी कोई उद्योग नहीं लगा। और उद्योग न लगने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था एयर कनेक्टिविटी न होना, क्योंकि कोई भी बड़ा उद्योगपति जो होता है वो कभी नहीं चाहता कि हम ट्रेन से 3 दिन बर्बाद करें और वहाँ जाएँ। आज से 20 बरस पहले, ये समझ लीजिए आपके 20 या 25 वर्ष पहले यहाँ पर चॉकलेट के लिए फैक्ट्री की और सीएट टायर वालों की फैक्ट्री की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद आज तक कभी वो आगे नहीं बढ़ पाई। क्योंकि उनका कहना था कि आपके यहाँ एयर कनेक्टिविटी नहीं। अभी आप देखिए कि 450 करोड़ से जो ये आपका डुमना हवाई अड्डे का उन्नयन हुआ है, लेकिन फ्लाइट की संख्या कितनी है।
आप इंदौर में जाइए, वहाँ 88 फ्लाइट चलती हैं, भोपाल में 22 फ्लाइट चलती हैं, ग्वालियर में 18 फ्लाइट चलती हैं, हमारे यहाँ 6 या 7 फ्लाइट है, उसके बाद भी लगातार बंद होती जा रही। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले हमारे यहाँ आयुध निर्माणियाँ थीं, और आयुध निर्माणियाँ में बहुत ज़बरदस्त रूप से एक सहायक उद्योग हुआ करते थे जिनको एंसिलरीज कह दी। कम से कम 400 एंसिलरीज थी, कोई नट बनाता था, कोई गद्दी बनाता था, लेकिन वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। और आयुध निर्माणियों की ये हालत है कि वहाँ पर लोगों की रिटायरमेंट के बाद भर्ती नहीं हो रही। तो ये एक जो सबसे बड़ा कारण है, प्रमुख का। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका डेवलपमेंट जो हो रहा है, लेकिन उसमें जिस तरह से आप सड़कों पे निकलेंगे, आपको ना तो कहीं पार्किंग मिलेगी, ना तो आप, और ज़बरदस्त रूप से अतिक्रमण है। किसी भी शहर में अगर अतिक्रमण है और पार्किंग की व्यवस्था नहीं, तो आप उस शहर की क्या कल्पना कर सकते हो। नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, कभी इस तरह के कोई काम नहीं करता जो जनता से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जैसे आपने अभी बात कही, हमारी बहन जी ने एक बात की थी कि उद्योग नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप उद्योग नहीं लगाओगे तो फिर रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, कई मुद्दे हैं जबलपुर के और उस पर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। एक बार मैं जनता से बात कर लेती हूँ। 1 मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ हाँ जी मैडम, 2 नंबर ब्रिज का वो भाई साहब बोल रहे थे हमारे विधायक जी, उसको हम बताना चाहते हैं कि 2 नंबर ब्रिज का जो चेंज होने की बात की, वो ठेकेदार ने चूंकि लेट किया था, उसके बाद 15 लाख की पेनल्टी लगी, और नगर निगम ने एडवांस पैसा जमा किया रेलवे में। चूंकि ठेकेदार प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, उसको रेलवे ने पेनल्टी लगाई हुई है। रेलवे बोर्ड से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उसको पुशअप करना। ये सब जवाब देने के लिए ऊपर अभिलाष पांडे जी है ना। गलत बोल रहे थे ना, जो अभिलाष जी बोल, इसलिए मैं आपको बताऊं। ठीक है। हाँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो अभी जुमले वाली बात हो रही थी, अगर जुमले वाली बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का इतना आशीर्वाद नहीं मिलता। आज आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ठीक है, सुनो, एक बार जनता से पूछ लेते हैं कि कौन किसके लिए काम किया, फिर मैं आप लोग के पास आ जाऊंगी। 1 मिनट, आप लोग आम जनता है। देखिए, ये लोग भागने लगते हैं, यही दिक्कत है जनता के साथ। जनता बोलना नहीं चाहती। हाँ भैया, क्या बोलना चाहते हो? मैडम, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं जनता से हूं। मेरा नाम एडवोकेट आसिफ खान है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही देशभक्त पार्टी हैं। और देश में जो चुनाव हो रहा है वो राजनेताओं के मुद्दों पर चुनाव ना हो, कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार। देश का लोकसभा चुनाव जो है जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। ठीक है, जनता के मुद्दों पर करिए भाई चुनाव। एक सर्वे में आया है कि महंगाई और बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट नहीं कर पाती है। अच्छा, कांग्रेस को जनता के मुद्दों को, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को ज्यादा तेजी से उठाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सजेशन है दोनों पार्टियों के लिए, सजेशन ले लीजिएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं किसी पार्टी से तो नहीं, पहले ये बता दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन मेरा ये 28 साल से यहाँ के सांसद हैं। यहाँ पे बेरोजगारी, आज नई हुआ जो नई उम्र के लड़के हैं वो बेरोजगार हैं बिल्कुल। ठीक है, रोजगार के मुद्दों पर बहुत सवाल हो गए हैं और वो क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। आप बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने बोला, उद्योग और इस रोजगार के मुद्दे पर बहुत सवाल हो गए। ये दोनों पार्टी के वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत सेंसिबल लोग हैं ये लोग। जबलपुरियन बनिए सर, जबलपुर के लिए एक होकर लड़िए। बार बार हर मंच से ये बात करी जाती है, सिर्फ तूतू में से काम नहीं चलेगा। ये सारे कार्यकर्ता चाहे इधर के चाहे इधर के हैं, जबलपुर के लिए एक होकर लड़िए सर। और जबलपुर का जब बात आए तो चाहे उद्योग की बात हो चाहे किसी भी चीज की बात हो, हमारे राजनीतिज्ञों को एक होना चाहिए, जैसा इंदौर के लोगों ने करके बताया है। इंदौरी बन के बताया है, पहले जबलपुरियन बनिए सर। अच्छा, तो देखिए, पहले आप लोग जबलपुर से प्रेम करिए, लोगों को कहना है। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी और आप लोगों के जवाब भी मुझे जल्दी चाहिए। क्या लग रहा है, इस बार मोदी मैजिक काम करने वाला है या राहुल का न्याय? राहुल का न्याय। आप बताइए जी। मोदी मैजिक या राहुल का न्याय? राहुल गांधी। ठीक है, आप बताओ क्या लग रहा है, इस बार क्या माहौल है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप बताइए। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता। जी बोले। ईवीएम आएगी, ईवीएम तो है, ईवीएम आने वाला। ईवीएम आएगा। अच्छा, आप बताइए। बीजेपी। मैडम, ये बोलना चाहता हूँ जबलपुर के लिए कि जबलपुर एक बीड़ी कारखाने के नाम से जाना जाता था,
आज विकास हुआ जब तो मार्बल सिटी के नाम से जाना जा रहा है। तो देखिए विनय जी, राहुल गांधी की बात हो रही है, राहुल गांधी लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जीत भी रहे हैं। और मैं फिर आपसे वही सवाल पूछूंगी जब तक मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा कि आपके मेयर चले जा रहे हैं, शशांक जिनको कमलनाथ जी ने एडवोकेट जनरल बनाया वो भी चले गए, लगातार क्यों जा रहे हैं? आप बोल रहे ईडीआईटी का डर आपको तो नहीं, आप भी विधायक रहे तो कहीं आपको भी तो टेंशन नहीं हुई कि मेरे पे शिकंजा कस सकते? जेल में जाने का डर जिनको नहीं है ना, जनता तो देख रही है ना, जेल में भी जाएंगे उनको पता व्यक्ति सच्चा है ना, मजबूरी है और भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया। महापौर जी कैसे गए सबको पता है, महापौर जी के बारे में मेरे से ज़्यादा कमलेश अग्रवाल बता पाएंगे, ये उनसे समय नेता प्रतिपक्ष थे और इन्होंने उन पे बहुत सारे आरोप लगाए। और उसके बाद सर आपको मंच दिया है, मैं चाहती हूँ आप बताएं, नेता प्रतिपक्ष से पूछना होता तो उनको भी मंच में खड़े किए होते। महापौर जी हूँ चाहे शशांक जी हूँ, दोनों लोग हमारे परिवार के सदस्य थे और इसके जैसे कई सैकड़ों लोग हैं जो हमारे परिवार के सदस्य थे, लेकिन किसी मजबूरियों के तहत, किसी स्वार्थ के तहत, किसी अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए वो लोग पार्टी छोड़ के गए। लेकिन एक बात फिर कह दूं, इस हिंदुस्तान में हमारी पार्टी ने कभी मोबाइल पे रिंग देके फर्जी नहीं बनाया। आप कह रहे हैं वो तकलीफ में गए। एक मिनट सर, मेरे बीच में सवाल आएंगे तो मैं सवाल पूछ तो सकती हूँ ना सर। आप बोल रहे हैं कि वो किसी तकलीफ के तहत, तो क्या आप लोग तकलीफ दूर नहीं कर पाए? तकलीफ दूर करने में आप लोग नाकाम साबित हुए? देखिए, अगर वो चाहते कि उनको बहुत पैसा मिले, वो चाहते कि उनको बहुत सारे अधिकार मिले, वो चाहते कि करोड़ों रुपए के उनको बजट मिले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसा कमाने की जिसको ललक चालू हो जाए ना, उसका कोई अंत नहीं है। और मुझे लगता है जितने लोग जा रहे हैं ये पैसा कमाने के लिए, राजनीति की आड़ में व्यापार करने के लिए, और कहीं ना कहीं राजनीति में जनता की सेवा के बजाय अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। और फिर मैं ये कहता हूं, आज भी कांग्रेस पे ऐसे मजबूत लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग चले भी जाएं, तालाब में कहते ना गंदगी जो है साफ होती जा रही है और परिदृश्य बदलेगा। आप लोगों को कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को आप लोग डराते हैं, ईडी का डर होता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो राहुल जी ने पूरे देश में एक रैली निकाली, न्याय रैली, लेकिन ये जो बागी नेता हैं इनको भारतीय जनता पार्टी न्याय दे रही है क्या? देखिए, मैं आदरणीय विनय भैया ने जो बात कही तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही व्यक्ति बेवफा नहीं होता। अरे तुम्हें जफा याद नहीं, हमें वफा याद नहीं, इश्क और प्यार के दो ही निशाने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। आपको याद है? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस की नीति नियत और कांग्रेस का नेता, जैसे ही हम कहते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और वहीं यदि कोई कह देता है राहुल गांधी होंगे तो हवा वहीं निकल जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर 10 साल के ड्रास्टिक चेंज के अंदर आज विश्व के पटल में वही प्रधानमंत्री थे, वही प्रशासन था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जाते थे तो देश किस कोने पे खड़ा होता था, और आज देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस देश का राष्ट्रनायक आकर उनके चरण छूने का काम करता है। अब वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहां आकर उनका स्वागत और अभिनंदन करता है। वही नरेंद्र मोदी हैं जो मुस्लिम राष्ट्र में भी जाकर भारत का एक भव्य मंदिर बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वही नरेंद्र मोदी हैं जो 500 साल तक भगवान श्री राम जिस टेंट में रहते थे आज भव्य राम मंदिर बनाया गया है। वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स और एम्स के नाम पर आज 22 एम्स बनाए हैं। वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने IITs बनाई हैं। वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाई है। वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने स्टार्टअप पूरे विश्व के सामने खड़े किए हैं। वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से इज्जत घर बनाने की बात कही है और 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। वही नरेंद्र मोदी हैं जो उज्ज्वला कनेक्शन, जब कांग्रेस की सरकार थी महिलाएं आती थी फूंक फूंक कर अपनी आंखें खराब कर लेती थी चूल्हे में, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम वही नरेंद्र मोदी है। वही नरेंद्र मोदी हैं जो आदमी को आयुष्मान कार्ड देकर उनकी सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी हैं जो युवाओं के साथ छल नहीं कर रहे और को रोजगार देने का काम। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव लड़ रही है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिनकी गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। विनय जी,
नरेंद्र मोदी के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम भी दिख रहा है। और जबलपुर की धरती में हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। आपका केंद्रीय नेतृत्व जबलपुर क्यों नहीं आया? एक सवाल ये भी लोगों के मन में आ रहा है, क्यों संस्कार धानी को आपके केंद्रीय नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया? जीतू पटवारी जरूर पहुंचे थे, लेकिन जनता को ये भी उम्मीद थी कि राहुल गांधी आएंगे या दिल्ली से कोई नेता आएगा और हमारे लिए कुछ दावे और वादे करके जाएगा। अभी 19 तारीख के पहले समय बचा है, सब नेता आएंगे। और एक बात सुन लीजिए, लाल किले की बात करते हैं, लाल किला बेच दिया। हिंदुस्तान ने 70 साल में जो तरक्की की है ना, बिल्डिंग हमने बनाई, अस्पताल हमने बनाए, स्टेशन हमने बनाए, इन्होंने उसके ऊपर अपना बोर्ड लगा दिया। थोड़े दिन पहले कह रहे थे 5 विश्वविद्यालय। जबलपुर का एक इतिहास था 5 विश्वविद्यालय का, आधा आधा बंटवारा कर दिया, कृषि विश्वविद्यालय को बांट दिया और वेटरनरी अस्पताल में विश्वविद्यालय बनाने का बोर्ड लग गया, पैसा आता नहीं। मेडिकल विश्वविद्यालय में बोर्ड लगा दिया, पैसा आ नहीं रहा। इनके इतने झूठे वादे हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, अभी कह रहे थे मोदी जी आए, जबलपुर शहर की जनता से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन मोदी जी आए 2 दिन जबलपुर शहर में सब लोग बड़े खुश थे, बड़ी अच्छी सफाई व्यवस्था हो रही थी, बड़ा अच्छा शहर के अतिक्रमण हट गए थे, बहुत अच्छे गुंडे बदमाश जेल में चले गए। नहीं तो सुनिए, जबलपुर में खुलेआम जुए सट्टा सड़क पे चल रहा है। और सुनिए और सुन लीजिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस विधानसभा चुनाव में एक टीआईओ सब इंस्पेक्टर सिर्फ इसीलिए उसको सस्पेंड किया गया क्योंकि विधायक जी के आदमियों को उसने जेल भेज दिया था। ये खुलेआम बोल रहा हूं मैं। और जबलपुर शहर में शराब की दुकानें बिल्कुल सड़क में आके बिक रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं नहीं है। और ये बता, इतनी दिक्कतें हैं, इतनी खामियां हैं सर, इतने मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के पास, फिर कांग्रेस पार्टी प्रॉपर रणनीति क्यों नहीं बना पा रही? क्यों आप लोग जनता तक नहीं पहुंच पा रहे इस विषय को लेकर? सर मैं आ रही हूं आपके पास। कौन सा विधायक है भाई जिसके कारण उसके लोग जेल में चले गए? ये तो नहीं, मैं आपके पास बात कर रहे हैं आप। ये देखिए, मेरा ये कहना है, मेरा ये निवेदन है, मेरा ये कहना है कि आदरणीय विनय भैया बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और हम लोग के तो बड़े भाई भी हैं विनय भैया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये कौन सा टीआई सस्पेंड हो गया, कौन चला गया, ये तो हम लोग को जानकारी ही नहीं, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, देखिए अब मेरा एक निवेदन है, आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत बहुत सारे हो सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप जबलपुर के और इस देश के विकास के मॉडल पे बात करिए। आप बात करिए 10 साल बनाम आजादी से लेकर 2014 तक के पहले के बाद की। आप बात करिए दोनों के विकास के मॉडल की। जनता क्या चाहती है? जनता और हमारे घर में भी हमारी माताएं बहनें जो होती हैं, वो एक चावल के दाने को देखकर बता देती हैं कि पूरा चावल पका है कि नहीं पका है। अरे हमने 10 साल में वो काम कर कर दिखाया है जिसमें देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास के साथ खड़ी है। हम विकास का विश्वास का पर्याय हम बने हुए, हम विकास का विश्वास लेकर चले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के सामने एक ऐसा वैश्विक नेता है जिसको देखकर हर भारतीय, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि ऐसे कौन से आपके मन में भी नरेंद्र मोदी जी को देखकर मन में इस बात की प्रसन्नता होती होगी कि क्या शेर की तरह हमारा प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ आपका नेता, आपके पास सुनिए ना, 1 मिनट, आपके पास अब जब माइक आ गया है, मेरा एक सवाल सुन लीजिए विधायक जी, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे कार्यकर्ता है, फिर भी बार बार भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष से नेता अपने पास लाने की जरूरत क्यों पड़ती? विपक्ष को छोड़ दीजिए ना, कुछ नेता वहां पे भी रहने दीजिए, आप लोग सबको ले आएंगे क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं, विनय भैया लोग जब विधायक थे तब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई, 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात कही गई। मैं उस समय स्टेट प्रेसिडेंट था बीजेवाईएम का, बीजेपी यूथ विंग का। हमने सड़कों पर आंदोलन किया, उठाकर पुलिस ले गई, हमको जेल में बंद कर दिया भोपाल में। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 12,000 से ज्यादा हमारे नौजवान साथी जेल के अंदर बंद थे। विधायकों ने यह बात तय की कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का हमने वादा किया, 2 लाख रुपए कर्ज माफी का वादा किया, किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे? कोई काम नहीं हुए। वो सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। साथ में आज की परिस्थिति में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में समानता, हमने जो कहा वो किया है, इसीलिए बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। इसमें बात क्या है? आप किसको रोकेंगे?
आप में दम है, आप ऐसे काम तो करिए कि कांग्रेस में लोग बचे रह जाएं। ठीक है विनय जी, वादा खिलाफी करते हैं क्या? क्यों वादे नहीं निभाते हैं? क्यों नाराज कर रहे हैं कार्यकर्ता और जनता को? आरोप लग रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय कमल पटेल, भारतीय जनता पार्टी किसान नेता जो और कृषि मंत्री, उन्होंने स्वीकारा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ कांग्रेस सरकार में, ठीक है। लेकिन झूठ बोलने का जो एक सिस्टम है भाजपा का, उससे जीतना कठिन है, क्योंकि मीडिया इनने खरीद के रखा है। हमें तो नहीं खरीदा सर किसी ने, हमें तो किसी नहीं। आप जैसे अच्छे लोग कहाँ से लाऊं मैं? देखिए, एक हिंदुस्तान में एक यही उम्मीद है कि कुछ प्रतिशत तो बचे हैं, और मैं चाहता हूं कि कुछ प्रतिशत ऐसी ईमानदार मीडिया के लोग बचे रहें, जिससे हिंदुस्तान की लोकतंत्र बचा रहे। मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, हमारा हिंदुस्तान जो है लोकतंत्र में 4 पायों से बंधा है। कार्यपालिका को ध्वस्त कर दिया, विधायिका को ध्वस्त कर दिया खरीद के, न्यायपालिका को पेगासस से ध्वस्त कर दिया। देखिए, और मीडिया के क्या हाल है, आप जैसे अच्छे लोग तो ढूंढने से नहीं मिल रहे। मैं आपको हाथ छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मीडिया के हाल के बारे में सर हम मीडिया वाले बता लेंगे। सुनिए, मीडिया के हाल के बारे में हम बताएंगे, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए। आप अपनी पार्टी में लड़ना, आपस में लड़िए, हमारे हालचाल हम खुद बता सकते हैं सर, आप लोग मत बताइए। और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी सवाल होता है ना सर, मीडिया के कंधे पर बंदूक क्यों रखना, आपस में चलाइए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कांड हुआ। कोरोना में फर्जी इंजेक्शन बिक गए और इनकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। और सुनिए तो जेल कब भेजा? जब कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में हल्ला किया। अब सुनिए, किस पार्टी के नेता थे वो, ये भी सबको पता है। और सुनिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जब नाम आने लगा उसमें, तब जाके उसको जेल भेजना पड़ा। सुनिए, और एक मिनट, अब मैं थोड़ा जनता के पास भी चले जाऊं, मैं चली जाऊं सर, उन लोगों से भी बात करना जरूरी है। हाँ, जिस आदमी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे थे, फर्जी बेचे थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। तत्काल उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भेजा गया, और ऐसे लोगों को बहिष्कार करने का काम इस शहर ने किया। शहर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कोरोना काल में मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं ईश्वर को भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की होती तो लाशें बिछ जाती। लेकिन आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हर आदमी के अंदर। एक बार जनता के पास जाने दीजिए, बारिश तेज हो रही है। एक मिनट मैं आ रही हूँ सबके पास। और आप लोग बैठिए। हाँ बोलिए। मैम, जब से बात होनी चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की, वहाँ पे बात हो रही है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको ये बोलना चाहूंगा, तो नहीं जा रहे हैं क्या कांग्रेस के लोग बीजेपी में? झूठ है। बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैम एक मिनट कि कांग्रेस नेताओं की जरूरत पड़ रही है कि झूमते हैं सांप सारे, जाने ये कैसी बीन है, इनका ना ईमान ना इनका दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के निकलता है। ये बाहर चाहे सरकार या वॉशिंग मशीन है। मैम, हमारे एक मुख्य ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी बहुत हल्ला कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी बहन देविका ठाकुर की जिसने हत्या करी वो भी युवा मोर्चा का पदाधिकारी था। युवा मोर्चा के अध्यक्ष, जवाब दीजिए। इनको ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि वो हमारा पदाधिकारी था, नहीं तो ये अभी माफी मांग ले सार्वजनिक रूप से। एक बार देखिए, सिद्ध कर दीजिएगा भाई, देख लो आप। और मैडम, अब सुनिए, ये बार जो कह रहे थे ना, कांग्रेस के नेता क्यों आ रहे हैं, अभी वहां से सवाल उठ रहे थे अथॉरिटीज के बारे में। ये देखो अब, है ना। और आपको एक और बात, ये जो अभी आपको लोग बिलबिलाते दिख रहे होंगे ना, ये तब इन लोग कभी आगे नहीं आए जब देविका ठाकुर के साथ में गलत हुआ। उसके साथ में अगर सबसे पहला कोई खड़ा हुआ था तो वो देखिए, एक मिनट, कलाई ऐसी कि चूड़ी का बोझ ना सह सके, और उस पे ये दावा की तलवार हम उठाएंगे। ये जो पार्षदों के किए हुए कामों में अपने वोट गाड़ने के काम किए हैं, वो आज विकास की बातों की बात कर रहे हैं। मैडम और सवाल किए थे नेता प्रतिपक्ष। हाँ, नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछना चाहते थे, आप दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मुझसे पूछा गया, मैं वैसे अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष नहीं हूँ, अब मैं नेता सत्ता पक्ष का हो गया हूँ। लेकिन मुझसे पूछा गया, मैं आपको बता दूं, ये बोल रहे थे कि अन्नू भाई चले गए, शशांक भाई चले गए। मैं इनसे एक चीज बताना चाहता हूं, हम सनातनी हैं। इन लोगों ने मंदिर जाने की बात कही तो इनको पार्टी से निकाल दिया गया, बोले आप जाओ भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। मैं
इनके 40 साल से अधिक समय के पुराने जो विधायक भी रहे हैं और नेता रहे हैं, आलोक संसदीय जी की क्या मजबूरी थी कि वो आ गए? उन्होंने सनातन का साथ दिया है और सनातन जो है। एक मिनट में जनता के पास जाऊंगी, बैठिए आप लोग, एक मिनट आप लोग। हाँ, आप बताइए अपना मुद्दा। मुद्दा क्या, कांग्रेस जीती कहाँ का है, बीजेपी जीती कहाँ, उसको तो खरीदा गया। डिसाइड कर लो कांग्रेस या बीजेपी बोलना है। सबसे पहली बात यह है कि अचानक भगवान याद आ गए। अभी तक तो राम मंदिर को नकारते रहे और जय श्री राम के नारे कांग्रेस लगा रही है। बड़ा अचानक है। अब दो तीन जो बचे हैं वो भी जाने वाले, इनको पता ही नहीं कि पूरी कांग्रेस खत्म होती जा रही है और जय श्री राम याद आ रहे हैं इनको। अभी तक कांग्रेस के एडवोकेट्स खड़े होते थे कि राम जी है ही नहीं, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब जय श्री राम के नारे निकल रहे हैं। हार निकट है, कुछ भी अब उनको नजर नहीं आ रहा है, तो उनको जय श्री राम के लोग समझ गए हैं जो राम का है वो किसी काम पीओके पे बात करते हैं, जबकि पीओके भारत का हिस्सा है, कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहा। यूसीसी पे बात करते हैं, समान नागरिक संहिता का उल्लंघन इन करते हैं। यूसीसी हमने लागू किया। भाई क्यों आरोप लग रहा है कि पहले तो राम मंदिर में जाने की बात नहीं कर रहे थे तो कार्यकर्ता नाराज होकर चले गए। एक मिनट, आगे आके बोलने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ आप लोग राम मंदिर के नारे लगा रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी आप लोग पे सवाल खड़ा कर दे रही है। मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूँ, मैं ना भगवान राम के नारे लगा सकता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं तो ऐसे ही मंदिर जाने देते, शायद नेता पार्टी में रह जाते, बीजेपी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मंदिर हिंदू व्यक्ति जाएगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मेरा सवाल दोनों पार्टियों से ये है कि जैसा कि भाजपा वाले बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो मेरे को कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी विकास हो रहा है वो केवल एक हिंदू समाज का हो रहा है, मुसलमान समाज का विकास कहाँ हो रहा है? आप जवाब दीजिएगा आप लोग। मुद्दे से चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर के बिना चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? इन तो हर चुनाव में राम जी क्यों याद आते हैं? मैडम मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं भी नवरात्रि का 9 दिन उपास रखता हूँ, लेकिन जो मोदी जी ने अपनी माँ के सनातनी वो होता है जो मोदी अपनी माँ के मिट्टी में नहीं जाता, अपनी माँ के मरने में मुंडन नहीं कराता, अपनी पत्नी के साथ हिंदू धर्म में माइक मत छीनिए, तमीज से बात करिए, माइक मत छीनना, फालतू बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप? मैडम एक मिनट मैडम, ये बात कर रहे हैं राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट, एक मिनट रुक जाइए ना, बात कर अपना मुद्दा रखिए, फालतू बकवास मत बोल रहा हूँ। मैडम ये वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट लाने वाला कौन था? 1991 का ये लेके आने वाले थे। उस वर्शिप एक्ट में 1151 से लेके 1947 तक जितने भी जो बाहर के अकांतों ने आके जो मंदिर तोड़े हुए थे उसकी स्थिति वही की वही रखने की बात की थी। ये चलिए, तो देखा आपने सवाल जवाब, माहौल गर्म हो रहा, आप लोग अपनी अपनी जगह में बैठ जाइए और इनसे हम सवाल पूछ रहे हैं और ये हमसे माइक छीनने की कोशिश कर रहे हैं और जब माइक छीनने की कोशिश करने से रोको तो ये बोलते हैं आप बिके हुए हैं। क्या गलत सवाल इनसे पूछा? अगर सवाल के आप जवाब नहीं दे सकते तो आप बैठिए चुप, इस टाइप का आरोप मत लगाना दोबारा। ये बताइए, आप राम मंदिर का मुद्दा गूंजा, आपने देखा माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया। जैसे राम मंदिर की बात होती है तो माहौल गर्मा ही जाता, हम हर डिबेट शो में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये कहकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं कि हमें राम का विरोध करने को कहा जा रहा था। एक भी व्यक्ति जो ये वादा करता है या झूठ बोलता है कांग्रेस का जो भाजपा में चला गया, उसको बोलो गंगा जल उठा के, नर्मदा जल उठा के, एक बार अपने गीता पे हाथ रख के, एक बार कसम खा के माता पिता के बोले कि कभी कांग्रेस के किसी नेता ने भगवान राम का विरोध करने को। आपके प्रवक्ता गौरव वल्लभ की बात करें या आपके प्रवक्ता रोशन की बात करें, उन लोग कहते हैं कि हमें राम मंदिर जाने नहीं दिया जा रहा था। रोहन गुप्ता ने भी यही चीज कहा। जितने भाजपा में जाते वो ये कहते हैं ना। अच्छा बताइए, चारों शंकराचार्य नहीं गए, उन पे भी आरोप लगाएंगे? बताइए, लगाएंगे क्या आप लोग आरोप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हलफनामा दिया राम मंदिर के खिलाफ, राम सेतु के खिलाफ, आज वो राम की बात करते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसीलिए राम के साथ पूरे देश की आस्था थी, मैं ये नहीं कहता। दूसरे यहाँ पर
हाँ अरे हाँ रुक जा मेरे भाई, रुक जा मेरा ये कहना है दूसरी। तो देखिए यहाँ का माहौल, ये जबलपुर है, संस्कार धानी, संस्कार देखिए, यहाँ की तस्वीरें देखिए। और मैं कहूंगी कैमरामैन दुर्गेश से कि दिखाएं कि कैसे आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए और मुद्दे से भटकते नजर आ रहे हैं, लाइट गिरा दे रहे हैं। ये देखिए, ये माहौल है जबलपुर का। क्या कहेंगे विधायक जी, क्या कहेंगे, बताइए कैसे रोके? तो यहाँ पर माहौल गर्मा गर्मी का हो गया है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, मुद्दे से भटकते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से माहौल गर्म सवाल जवाब चल रहा था, लेकिन अब मुझे ये शो को खत्म करना पड़ेगा। तो जबलपुर की स्थिति तो आपने देख ली, अब किसको मिलता है वोट और कौन बैठता सिंहासन में और किसको हार का स्वाद चखना पड़ता है, ये तो नतीजा ही बताएंगे। लेकिन लगातार खबरों की अपडेट्स के लिए आप विस्तार न्यूज के साथ बने रहें। मुझे और कैमरामैन दुर्गेश साहू को दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।